बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट के एतबार से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर के शुरू में हमें मोजले की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि मोजले ने किया क्या था। जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़कर आए हैं स्टूडेंट्स, मोजले ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली मोजले ने 1913 में स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके नतीजे में उसने दो चीजों के बारे में बात की थी। एक तो था एक्स रेस के बारे में उसने बात की थी और दूसरा उसने एटॉमिक नंबर के बारे में बात की थी। अच्छा, अब इसका एक्सपेरिमेंट था क्या स्टूडेंट्स? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसे आपको नजर आ रही है। उसके अंदर एक तरफ उसने कैथोड लिया जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, और साथ में ये एक उसने कनकेव सरफेस ली, ठीक है। और साथ में उसने एक ये टारगेट मटेरियल लिया, इसको हम कहते हैं टारगेट मटेरियल। और ये बेसिकली उसने स्टूडेंट्स मेटल लिए थे, ठीक है। इसको हम एनोड कह देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड की तरफ से स्टूडेंट्स जो कैथोड की रेज आती है ना, यहां से उनकी उसने बॉम्बार्डमेंट करवाई, फेंकवाया, ठीक है, निशाना लगवाया, फेंका उनको। जब ये कनकेव सरफेस पे पास करती हैं तो ये टकराती हैं जाकर इस टारगेट मटेरियल की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। कैथोड की रेज कनकेव सरफेस से निकलकर इस टारगेट मटेरियल पर स्ट्राइक की, फेंकी गई, ठीक है। तो पता ये लगा स्टूडेंट्स, एनोड से टकराने के बाद यहां पर कुछ रेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। उन रेज को हमने नाम दिया, वो रेज क्या थी? एक्स रेज, ठीक है। अब मोजले ने स्टूडेंट्स यहां पर जो एनोड रखा था टारगेट मटेरियल मेटल, उसने अपने मेटल्स को चेंज किया। मतलब अगर लेट्स सपोज पहले उसने एल्यूमिनियम रखा था, फिर उसने रखा गोल्ड, फिर उसने रखा सिल्वर एंड सो ऑन। उसने स्टूडेंट्स 37 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उसने देखा 37 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म करने से ये जो रेज आई, एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, ठीक है। अब यहां से स्टूडेंट उसको आइडिया हुआ कि हर एलिमेंट के साथ जो रेज प्रोड्यूस हो रही है वो मुख्तलिफ हैं। वो क्यों मुख्तलिफ हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये जो हमारे पास एक्स रेज आई थी स्टूडेंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क था। मतलब एल्यूमिनियम को प्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और आएगी, गोल्ड को प्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और आएगी, सिल्वर को प्लेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और आएगी। और उसकी रीजन क्या थी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आने की? बिकॉज हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में स्टूडेंट्स मोजले को दो चीजों के बारे में पता लग गया, एक्सरेज के बारे में और एटॉमिक नंबर। और उसको यह पता लग गया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है जी। अब इसके एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स ने एक लॉ दिया जिसको हम मोजले लॉ कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। मोजले लॉ है क्या स्टूडेंट्स? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। किसके एटॉमिक नंबर के? उस एलिमेंट के जिसने इसको एमिट करवाया है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कैलकुलेशन से पता लगा स्टूडेंट्स कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ले लें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के। इसको कहते हैं हम मोजले लॉ। फ्रीक्वेंसी के लिए स्टूडेंट्स आपने टेढ़ा वी इस्तेमाल करना है, इसका जो सिंबल है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, साथ में आ गया अंडर रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन मोजले लॉ की। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड का स्क्वायर। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा स्टाइल करके बनाएंगे ताकि वो फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से लगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पता लगता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये भी ठीक है स्टूडेंट, ये भी ठीक है, हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये था हमारे पास मोजले का लॉ, जिससे उसे पता लगा स्टूडेंट्स के जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है
एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। और फर्क भी जो आ रहा था फ्रीक्वेंसी के अंदर वो भी इसी की वजह से। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसी को हम डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर को भी और फिर एटॉमिक मास को भी। एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम होता है प्रोटॉन नंबर। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर उतने ही उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास एटॉमिक मास, जिसका दूसरा नाम है मास नंबर और तीसरा नाम है न्यूक्लियॉन नंबर। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन के तौर पर पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या होगी एटॉमिक मास की? हम कहेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं और न्यूक्लियॉन नंबर भी। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो काउंट करती है एज एन एटॉमिक मास। स्टूडेंट इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या कहा है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास आता कैसे है? आप प्रोटॉन का नंबर लेना है और आपने न्यूट्रॉन का नंबर लेना है। Z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही डेफिनेशन है। यहां से आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट्स यहां से ना ये रिलेशन बन गया है, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास आप तब निकाल सकते हैं जब आप किसी का भी एटॉमिक नंबर के अंदर न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं। अब आइए चलते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे पास है, जैसे आपको लिख दिया जाए कोई एक एलिमेंट है X और कह दिया जाए जी उसका आपने याद रखना है एटॉमिक मास होगा ऊपर और एटॉमिक नंबर होगा नीचे। ये रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट। एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते होते हैं और एटॉमिक मास हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते होते हैं। मैं ले लेता हूं जी मिसाल कार्बन की। कार्बन होता है 12/6। अगर आपको सिर्फ ये लिखकर दे दिया जाए रिप्रेजेंटेशन में कि कार्बन होता है 12/6, तो इससे आप क्या कुछ बता सकते हैं स्टूडेंट? आइडिया है आपको? बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। नंबर 1 तो स्टूडेंट ये देखें, ये इसका क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास। और ये इसका क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब और क्या बता सकते हैं आप? एटॉमिक नंबर ही क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6। प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 6। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी हो गए 6। लास्ट में आ गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं A-Z करके। किसी के भी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी न्यूट्रॉन की तादाद। तो एटॉमिक मास इसका 12 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो हम लिखेंगे 12-6। तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब इसके न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो ये हो गई बात स्टूडेंट कि अगर आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हो तो उससे आप ये कुछ लिख सकते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब आपको कहा जाएगा, कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसके नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइंड आउट करें इस सिचुएशन से, इस डायग्राम से। तो फिर आप ये कुछ लिख सकते हैं।
नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल स्टूडेंट किस किस को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, ये तो अभी मैंने आपको एक मिसाल दी है। चलिए और मिसालें भी ले लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 और एटॉमिक नंबर है उसका 13। हम बात कर रहे थे, जो बात जहां से हमारी स्टार्ट हुई थी, दैट वाज के एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं किसी के भी एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। तो अब इस मिसाल में आपको यही चीज समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। ये चीज समझाने जा रहा हूँ। 8 इक्वल्स टू Z प्लस N। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं अभी बताया, A माइनस Z करके। तो 27 - 13, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास? 14। ठीक है, तो देखें 14 जमा 13 आंसर आएगा 27। तो वाकई ही इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 27। तो ये फार्मूला जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजीद स्टूडेंट इसमें और इंफॉर्मेशन कैसे कैसे मिल रही है, जैसे अभी इधर निकाली थी वो निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इसका एटॉमिक मास, ये क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर आप सॉरी सबसे पहले प्रोटॉन की करते हैं, प्रोटॉन की तादाद काउंट करेंगे तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन नंबर, वो आ गई 13। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, वो भी आ गए 13। उसके बाद न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 27 - 13 इज इक्वल टू 14। तो ये हो गए स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। आपको कोई सा भी एलिमेंट दिया जा सकता है और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली है न्यूट्रल एटम्स की। अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए और उसके बारे में कहा जाए कि भाई साहब ये सारी कैलकुलेशन करें, तो फिर क्या करना है? जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में कह दीजिए O2 नेगेटिव के आप फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत इजी है। अब ऑक्सीजन का आपको स्टूडेंट पता है एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। सबसे पहले तो लिख लें, ये हो गया इसका एटॉमिक मास और ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, 8। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, 8। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज याद रखें, इलेक्ट्रॉन 8 तो हैं, वो हमें कैसे पता लगा? प्रोटॉन। लेकिन ये देखें इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो 8 जमा आप क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। आंसर क्या आएगा? 10। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आयन के लिए इतना करना है, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा ना, आपने इलेक्ट्रॉन के अंदर वो प्लस कर देना है। मतलब रियल इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता लगते हैं ना प्रोटॉन से। प्रोटॉन नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी 8 है। आपने अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आयन के, तो जितना इधर चार्ज होगा ना उतने इलेक्ट्रॉन आपने इधर प्लस कर देने, वो निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ आयन में इस चीज का ख्याल रखना इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन हमारे पास सेम रहेंगे स्टूडेंट, वैसे ही जैसे हम पहले निकालते हैं 16 - 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है सिर्फ आपने। एक और मिसाल से स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर देता हूं, दैट इज Cl-1। अब Cl-1 में एटॉमिक मास Cl का 35 होता है और नंबर होता है 17। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन इसके कितने होंगे? जितने इसका एटॉमिक नंबर, दैट इज 17। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 17 होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर -1 चार्ज भी है, तो +1 कर देंगे स्टूडेंट्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 18। तो यहां तक हमारी मिसालें होंगी। आई होप सो आपको स्टूडेंट्स एटम के जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज निकालनी है वो भी समझ आ गई होंगी और आयन की कैसे निकालनी है वो भी समझ आ गई होंगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, अब हमने बात करनी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टूडेंट्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास कितने होते हैं? आपको मालूम है 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है स्टूडेंट्स, तो यहां से बीम लेनी है, बीम ऑफ पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो अब यहां से बीम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गई। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 प्लेट रखती हैं,
ये हो गई नेगेटिव प्लेट और ये हो गई पॉजिटिव प्लेट। यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को गुजरवाएं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, न्यूट्रॉन जो है जो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गया है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उसकी रीजन क्या है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद देखें प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इसलिए प्रोटॉन ने इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दी है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चीज किसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगी? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्शन शो कर दी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो ये तो कहानी हो गई कि जिसके ऊपर जो चार्ज है उसने उस हिसाब से यहां पर डिफ्लेक्शन शो कर दी है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर अगर आप डायग्राम देखें तो आपको पता लग रहा होगा कि प्रोटॉन ने जो डिफ्लेक्शन शो की है वो जरा कम है, और जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है वो जल्दी भी मुड़ गया और ज्यादा है। मतलब इनमें फर्क है। अब इनकी डिफ्लेक्शन में फर्क है, उसको हमने काउंट करना है। द अमाउंट ऑफ डेविएशन, तो वो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। इन्होंने जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो की है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने, न्यूट्रॉन की बात तो नहीं करेंगे, उसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज था, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी। तो ये जो इनकी डिफ्लेक्शन है, इनका मोड़ काटना है, इनका जो झुकाव है, मुड़ना, वो किस पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पर। नंबर 1, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए आपने याद रखना है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर मास रेशियो। इस बात का मतलब क्या है? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी कोई चीज भारी होगी उतना उसका डिफ्लेक्शन एंगल का कम होगा, जितनी कोई चीज हल्की होगी उसके एंगल का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स हम मेजर करते हैं थीटा से। जैसे कि ये देखें, ये आ गया यहां से यहां, ये थीटा। ये थीटा आपने किसका मेजर किया है? ये आपने इलेक्ट्रॉन का मेजर किया। इसी तरीके से इसी पॉइंट से मेजर कर लें आप इसका, ये आ गया प्रोटॉन का। तो आपको नजर आ रहा है किसका डिफ्लेक्शन एंगल का ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है, और जो हमारे पास प्रोटॉन है उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम है। कैसे? अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हल्का होता है और प्रोटॉन जो होता है भारी। एक प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन है भारी। जो चीज भारी होगी, जिसका मैस ज्यादा होगा, उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो ये देखिए मैंने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको दिखा भी दिया, वो क्या है? कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हल्का है प्रोटॉन से कितने गुना? 1836 गुना। इसका मास कम है तो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। ये देखिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सेम पॉइंट से मेजर किया तो आपको बड़ा नजर आ रहा है ना, ज्यादा है। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाली, दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी। आगे चले स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, जो कि दूसरा पॉइंट है। ये इनवर्स होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैस ओवर चार्ज रेशियो के। इसको आपने उल्टा देना है, मतलब ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन होगा, और जितना कम मैस होगा उतना कम रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। इस बात का मतलब क्या है? समझ नहीं लगी होगी स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं। रेडियस बनाना है ना आपने, तो आपने ना क्या करना है, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो कर्व आ रही है इसको आपने सर्कल में कन्वर्ट कर लेना। ये देखें मैंने ना ड्रॉ कर लिया, मतलब आगे आपने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेना है, और फिर इसका जो दरमियानी पॉइंट है वहां से लेके जहां तक ये लाइन है, ये आपने इसका कैलकुलेट कर लेना है रेडियस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसको भी गोलाई में मोड़ना है, ठीक है, और इसका भी आपने दरमियानी पॉइंट लेना है और इसका आपने कैलकुलेट कर लेना है रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसमें पता ये लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो कम होता है तो उसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी कम होगा,
और जो प्रोटॉन है उसका मास ज्यादा होता है तो उसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इसको ना मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो आपने ना 3 एग्जांपल लेनी है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम क्यों है अब आपको समझाता हूं, क्योंकि उसका मास हल्का है। आप एग्जांपल लें, एक है बाइक वाला, एक है गाड़ी वाला और एक है ट्रक वाला, बड़ा 22 व्हीलर जो ट्रक होता है। सड़क पर चल रहे हैं सारे, ठीक है, सड़क पर चल रहे हैं तो इन तीनों ने मोड़ काटना है, इस सड़क में यू टर्न लेना है। सबसे पहले जो टर्न कर लेगा ना वो कौन कर लेगा, वो कर लेगा बाइक वाला, ठीक है, बाइक वाला टर्न कर लेगा। आपने खुद इस चीज का मुशाहिदा भी किया होगा। उसके बाद बारी आती, पहले आ गया ये, उसके बाद बारी आती है कार वाले की। कार वाला थोड़ा लंबा टर्न लेगा और जो ट्रक वाला है, ट्रक वाले को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा उसको घूम के आना पड़ता है फिर जाके वो टर्न ले पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्यों हुआ, बाइक वाले ने जल्दी मोड़ काट लिया, रीजन उसका मास हल्का था, कम था। कार वाले का मास ज्यादा था, उसको थोड़ा लंबा मोड़ काटना पड़ा। तो ये आ गया बाइक वाला, फिर आया गाड़ी वाला और सबसे ज्यादा मोड़ काटना पड़ा है ट्रक वाले को, क्योंकि उसका मास इन सब से ज्यादा था। तो अब जरा काउंट करें स्टूडेंट्स, रेडियस, कम रेडियस, ज्यादा, उससे भी ज्यादा। ट्रक वाले का रेडियस उससे भी ज्यादा रहा तो ट्रक वाले का मास भी ज्यादा था, इसलिए प्रोटॉन का मास ज्यादा तो उसका रेडियस और डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास कम तो उसका रेडियस और डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों फैक्टर भी क्लियर हो गए होंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, अमाउंट ऑफ डेविएशन किस चीज पर डिपेंड करती है, तो आपने ये दोनों फैक्टर लिख देने और आगे उनका प्रोपोर्शनल वाला लिख देना काम। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन है, इनका आपस में आपको रिलेशन भी याद रखना है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, it is inversely proportional to radius of डिफ्लेक्शन, आपस में इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अब अपनी बुक पर देखिएगा स्टूडेंट्स, वहां पर ना आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनका एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर उनके चार्ज की वैल्यू दी हुई है और उनके मास की वैल्यूज दे रखी हैं। तो वो आपने टेबल से याद कर लेनी है स्टूडेंट्स, वो आपकी एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मास दो चीजों में दिया हुआ है, इन केजी एंड एएमयू, चार्ज भी लिखी हुई है वैल्यू। तो वो सारे जो फैक्टर्स है ना, वो टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, वो आपने जरूर याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक क्विक चेक है, क्विक चेक का सवाल। उसके अंदर पूछा गया है कि आप बताएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों में से अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़े हों, मैग्नेटिक फील्ड, तो किसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और किसका होगा कम। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये आपको भी मैंने लिखकर दिखाया है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर मास के। तो अब स्टूडेंट जिसका मास कम होगा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि इन सब में कम होता है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड मोर, डिफ्लेक्टेड मोर किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो फैक्टर आते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फैक्टर आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्विक चेक का सवाल दिया हुआ है उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास पोटाशियम दिया हुआ है कि आप इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको ये लिखकर दिखाया हुआ है, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है, एटॉमिक नंबर 19 है। 3 सवाल दिए हुए हैं, तो क्या करना है आपने, सब केसेस के अंदर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।